Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start a topic that is effect of change of pressure यानी कि स्टेट्स का आपस में इंटरचेंज होने में दबाव का प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रीवियस क्लासेस में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिनमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को कवर किया था। उसके अलावा हमने इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर भी देखा था कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है जब स्टेट्स एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, वही हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है जब स्टेट्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। लाइक गैस टू लिक्विड जब हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ रहा है, आइए देखते हैं। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, यानी कि ताप को कम करके और प्रेशर को अप्लाई करके आप गैसों को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। व्हेन अ हाई प्रेशर इज़ अप्लाइड टू अ गैस, जब किसी गैस पर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, अत्यधिक दबाव डाला जाता है, इट गेट्स कंप्रेस्ड, ये क्या हो जाती है, ये कंप्रेस हो जाती है, सिकुड़ जाती है। एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ लोअर्ड, और आपका जो टेम्परेचर है, ताप है, वह भी कम है, देन द गैस इज़ लिक्विफाइड, तो गैस आपकी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as a dry ice. सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है जो कि एग्जाम्स में भी पूछी जाती है इन वन वर्ड या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, दैट इज़ व्हाट इज़ ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है या किसको हम ड्राई आइस कहते हैं। तो एक मेन बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी होती है, वैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, लेकिन अगर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो वो कहलाती है आपकी ड्राई गैस, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राई गैस। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे कन्वर्ट होती है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस गैसियस फॉर्म से सॉलिड में कन्वर्ट होती है जब आप डिक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि आप क्या करते हो, आप इसका प्रेशर डिक्रीज कर देते हो, कम कर देते हो। कितना कम कर देते हैं हम इसका प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये बिना लिक्विड फॉर्म में आए सीधे ही सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि गैसेस फॉर्म से बिना सॉलिड फॉर्म में आए ये आपकी बिना लिक्विड फॉर्म में आए ये आपकी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज़ आर ड्राई आइस। क्या कहलाती है फिर ये हमारी ड्राई आइस। ओके, नाउ evaporation. What is evaporation? The process of conversion of substance from the liquid state to the gaseous state at any temperature below its boiling point is called evaporation or evaporization, यानी कि एक वह प्रक्रिया जिसके अंदर किसी भी सब्सटेंस का कन्वर्जन हो जाता है, यानी कि वो अपनी फॉर्म बदल लेता है। किस फॉर्म से, लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, यानी कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला जाता है किसी भी ताप पर, लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अब जिस भी मैटर को आप कन्वर्ट करना चाहते हो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम पर आप किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन, यानी कि एवेपोरेशन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। अब इसमें क्या क्या प्रभावित कर सकता है, सरफेस एरिया प्रभावित कर सकता है, टेम्परेचर ताप प्रभावित कर सकता है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता प्रभावित कर सकती है, उसके अलावा विंड स्पीड हवा की क्या गति है वो भी एवेपोरेशन की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, यानी कि आपकी जो दर होगी एवेपोरेशन प्रक्रिया की वो बढ़ जाएगी अगर आपका जो सरफेस एरिया होगा लिक्विड का वो बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ एवेपोरेशन, यानी कि एवेपोरेशन की दर जो है वो बढ़ती जाएगी, आपके ताप के बिल्कुल अनुक्रमानुपाती होगी, यानी कि प्रोपोर्शनल होगी। अब ह्यूमिडिटी आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है,
डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपोरेशन, यानी कि आपकी आर्द्रता जितनी कम होगी एवेपोरेशन की दर उतनी ही ज़्यादा होगी. नाउ विंड स्पीड का क्या प्रभाव पड़ता है? एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवेपोरेशन, यानी कि हवा की गति जितनी ज़्यादा होगी आपकी एवेपोरेशन की दर, रेट ऑफ एवेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी. ओके, नाउ एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. अब ठंड का कैसे प्रभाव पड़ता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम द सराउंडिंग टू गेट कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट. दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड. क्या होता है एवेपोरेशन की प्रक्रिया के दौरान? जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग से अपनी, यानी कि अपने चारों तरफ से एनर्जी को या फिर कह सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्व करते हैं, जिससे ये कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस स्टेट में. ओके, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड. इससे जो आसपास का वातावरण होता है वो कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल the perspiration of sweating in our body keep the body temperature constant by taking away the extra heat from body as the latent heat of vaporization. यानी कि जब आपकी बॉडी स्वेट करती है, यानी कि आपकी बॉडी से जब पसीना निकलता है, तो कहा जाता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ये कांस्टेंट रख रही है, यानी कि ना बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा रही है ना कम कर रही है. यानी कि आपके लिए स्वेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके टेम्परेचर को अनुपात में रखता है, समान रखता है. ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वेट करोगे. ओके, नाउ बिकॉज आपको जितना स्वेट आ रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपकी एक्स्ट्रा हीट है बॉडी की वो आपके अंदर ज़्यादा नहीं जा रही है बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ओके, नाउ मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल. इन प्रीवियस क्लास हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि मैटर आपका किससे बना होता है. मैटर आपका स्मॉल पार्टिकल से बना होता है. उसके अलावा हमने देखा था द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, की पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो बहुत छोटे होते हैं. एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है. एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, लगातार घूमते रहते हैं, है ना. उसके अलावा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ओके, नाउ हमने ये पॉइंट्स पढ़े थे, बट उनको हमने अब एक्टिविटी के साथ डिस्कस करना है कि ये आखिर काम करते कैसे हैं. एक एक एक्टिविटी इनके साथ हम डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू हमें ये पॉइंट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. ओके, नाउ एक्टिविटी, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल. आपको फर्स्ट एक बीकर लेना है जिसमें पानी लेना है, और कितना पानी आपने लिया है उसका लेवल आपको नोट करना है इन कॉपी. डिज़ोल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड. आपको क्या करना है, उसके बाद इसमें आपको पानी के अंदर चीनी या फिर नमक डिज़ोल्व करना है, मिलाना है. किससे मिलाना है आपको? विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड. ओके, नाउ सॉल्ट डिज़ोल्व्स इन द वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज. यानी कि नमक आपका या चीनी पानी में मिल तो जाता है लेकिन उसका लेवल चेंज नहीं होता, यानी कि ना तो पानी आपका बढ़ता है ना ही पानी आपका घटता है. दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ वाटर गेट इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. क्योंकि जो आपके पानी के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है उनके अंदर अपनी जगह किन्होंने ले ली है? सॉल्ट पार्टिकल्स ने ले ली है. दिस शोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. इससे शो होता है कि आपका जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है. ओके, नाउ आपने एक्टिविटी यहाँ समझी विद पिक्चर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी. यानी कि जो आपके मैटर के पार्टिकल है वो वेरी टाइनी, यानी कि बहुत छोटे हैं. कैसे? डिजॉल्व 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर. आपको 100 ml एक बीकर में लेना है क्या? पोटेशियम परमैंगनेट. ओके, पोटेशियम परमैंगनेट लेना है 100 ml वाटर में. ठीक है, टेक 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर. आपको फिर इस सॉल्यूशन का 10 ml लेना है जिसको आपको 100 ml ऑफ वाटर में फिर से मिक्सअप करना है.
टेक 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। उसके बाद आपको इस सोल्यूशन का 10 ml लेना है और फिर से 100 ml वाटर में आपको उसको मिक्सअप करना है। रिपीट दिस प्रोसेस 5-6 टाइम्स, यानी कि आपको इस प्रोसेस को 5 से 6 बार रिपीट करना है। This show that a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water because there are million of tiny particles in each crystal। यानी कि हमने थोड़ा सा पोटेशियम परमैग्नेट आपके 100 ml वाटर में डाला, उसके बाद उसका हमने 10 ml लिया, फिर उसके बाद हमने फिर से 10 ml लिया, तो क्या हुआ कि हमने जितनी बार भी इस प्रोसेस को रिपीट किया, हर बार पोटेशियम परमैग्नेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो 1 बीकर से 2 में, सेकेंड से थर्ड में गए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि हर बार थोड़ा ही आपका पोटेशियम परमैग्नेट गया, बट उसका इफेक्ट ये हुआ कि हर बार कलर चेंज हुआ। ठीक है, पहले थोड़ा डार्क था, फिर थोड़ा और लाइट हुआ, फिर थोड़ा और लाइट, फिर थोड़ा कम लाइट हो गया, लेकिन आपका गया। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि भले ही आपने थोड़ा थोड़ा अमाउंट लिया पोटेशियम परमैग्नेट का, लेकिन वो जो आपके पार्टिकल्स हैं वो इतने टाइनी हैं कि वो लास्ट तक गए हैं, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गए, है ना। तो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स ने वाटर का कलर बार बार चेंज किया। इट शोज दैट देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल, यानी कि हर क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। ओके, नाउ थर्ड, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। जो आपके पार्टिकल के मैटर के पार्टिकल हैं उनके अंदर स्पेस होता है। अब स्पेस वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमने फर्स्ट एक्टिविटी में भी देखा था कि कैसे पानी के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसके अंदर जगह ले ली थी सॉल्ट या शुगर पार्टिकल्स ने, है ना। वो हमने एक्टिविटी देखी थी। सेम वही एक्टिविटी यहाँ है, क्योंकि सेम काम हुआ है कि जो स्पेस है वो किसने लिया है, सॉलिड और शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स ने लिया है। इट शोज दैट देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। हम इसे बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। कैसे ये लगातार चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द बीकर। आपने एक बीकर में पानी लेना है और उसमें धीमे धीमे आपको साइड से इंक डालनी है। ठीक है, आप कोई भी कलर ले सकते हो, ब्लू, रेड, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। नाउ लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू आवर्स। आपको इसको बिना हिलाए, बिना डिस्टर्ब किए हुए कुछ घंटों के लिए रख देना है। द इंक स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड इंक। आप क्या देखते हो, आप क्या नोटिस करते हो कि धीमे धीमे जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो पूरे वाटर के अंदर मिक्सअप होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो आपके इंक के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल के साथ मिक्सअप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस धीमे धीमे चलता जाता है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हमने डिफ्यूजन पढ़ा था फर्स्ट क्लास में कि डिफ्यूजन क्या होता है, प्रसार होना ही डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर इंक का प्रसार हो रहा है किसके अंदर, पानी के अंदर, धीमे धीमे। और जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है कि जो इंक के पार्टिकल है वो धीमे धीमे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि किसी आपकी यूनिफॉर्म फॉर्म में तो रहेंगे नहीं, स्थिर अवस्था में तो रहेंगे नहीं, ये गतिमान ही रहेंगे, ये चलते रहेंगे। ओके, तो हमारा इससे सिद्ध हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो आपके मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। टेक अ आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। आपको क्या लेना है, एक आयरन नेल लेना है, चॉक लेनी है और रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। यानी कि आपको क्या करना है, उनको तोड़ने की कोशिश करनी है, चाहे आप हथौड़े से तोड़ो, चाहे आप काटो या उसको स्ट्रेच करके तोड़ो, कैसे भी। इट इज़ मोर ईजियर टू ब्रेक द चॉक, लेस ईजियर टू ब्रेक द रबर बैंड एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल। यानी कि आपके लिए सबसे ज़्यादा तोड़ना किसको आसान होगा, चॉक को। उससे थोड़ा मुश्किल किसको हो जाएगा, रबर बैंड को। और उससे भी ज़्यादा मुश्किल किसको हो जाएगा, आयरन नेल को तोड़ना। ठीक है, this is because the particle in the iron nail are held
टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स देन इन द रबर बैंड और चॉक, क्योंकि आयरन नेल के अंदर जो फोर्स है, जो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट है, वो बहुत ज़्यादा बल है उसके अंदर, जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन कंपैरिजन ऑफ रबर बैंड और चॉक। यानी कि चॉक और रबर बैंड में उतना नहीं है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कि आपका नील के अंदर है, आयरन नेल के अंदर है। ओके, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सॉलिड में कुछ ज़्यादा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, एंड गैस में सबसे कम होता है। ओके, ना होमवर्क टाइम। फर्स्ट इज व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, बताया था मैंने आपको, दैट इज ड्राई आइस। What is meant by saying that the latent heat of ice is 3.34 into 10 to the 10 जूल प्रति किलोग्राम। यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पर जो लेटेंट हीट ऑफ आइस है इसका क्या मतलब है। ये हमने आपको डेफिनेशन बताई थी, आपको इस को डेफिनेशन के साथ कनेक्ट करके इसका मतलब बताना है। ओके, स्टेट टू कंडीशन नेसेसरी टू लिक्विफाई अ गैस, यानी कि किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए टू कंडीशंस क्या होनी चाहिए। हमने आपको 4 और 5 कंडीशंस बताई थी, आपको उनमें से कोई 2 कंडीशंस बतानी है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर इवन दो हीटिंग इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूसली। यानी कि जो आपका ताप है वो पानी को गर्म करने के दौरान कांस्टेंट क्यों होता है, जबकि आप कॉन्टिन्यूसली उसको गर्म कर रहे हो, सप्लाई जो है उसकी हीट की वो चल रही है। ओके, यू हैव टू गिव ऑल द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। थैंक यू क्लास।